अमर कुछ दिन से चुप चुप सा है। समझ नहीं पा रही हूँ कि क्या है वजह यह। मैं मानती हूँ कि 20 साल की उम्र संवेदनशील होती है, मगर यही संवेदनशीलता अमर की चुप्पी का कारण होगी, ये मानने को मेरा दिल नहीं मान रहा। अमर हंसमुख है, सदा खुश रहता है, फिर उसके मन में ऐसा क्या है जो उसे चुप्पी सा बनाता जा रहा है? क्या अकेला बच्चा स्वार्थी हो जाता है माँ? क्या मतलब? मैं समझी नहीं। सब्जी काटते काटते मेरे हाथ रुक से गए। अमर हमारी इकलौती संतान है, क्या वह अपने ही बारे में पूछ रहा है? मैंने मनोविज्ञान की एक किताब में पढ़ा है कि जो इंसान अपने माँ बाप की इकलौती संतान होता है वो बेहद मतलबी होता है। उसकी सोच सिर्फ अपने आसपास घूमती है। वह किसी के साथ ना अपनी चीज़ें बांटना चाहता है, ना अधिकार। उसकी सोच का दायरा इतना संकुचित होता है कि वह सिर्फ अपने सुख दुख के बारे में ही सोचता है। कहता कहता अमर तनिक रुक गया। उसने गौर से मेरा चेहरा देखा तो मुझे लगा मानो वह कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हो। माँ, आप भी तो उस दिन कह रही थी ना कि आज का इंसान इसलिए इतना स्वार्थी होता जा रहा है क्योंकि वह अकेला है। घर में दो बच्चों में अक्सर एक बहन एक भाई होने लगा है, और बहन के ससुराल जाने के बाद बेटा माँ बाप की हर चीज का एकमात्र अधिकारी बन जाता है। बड़ी गहरी बातें करने लगा है मेरा बच्चा। हंस पड़ी मैं। हाँ, यह भी सच है। हर संस्कार बच्चा घर से ही तो ग्रहण करता है। लेना देना भी तो तभी आएगा उसे जब वह इस प्रक्रिया से गुजरेगा। देने का सुख क्या होता है यह वह कैसे जान सकता है जिसने कभी किसी को कुछ दिया ही नहीं? तो फिर दादी आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्या आप उनका अपमान करती रही है? क्या आप उनका अपमान करती रही हो जिसका फल वह आपसे नफरत करके आपको देना चाहती हैं? अवाक रह गई मैं। अमर का प्रश्न कहाँ से कहाँ चला आया था। कुछ दिन पहले ही वह अपनी दादी के साथ रहने गया था। मैं चाहती तो बेटे को वहां जाने से रोक सकती, क्योंकि जिस औरत ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया वो मेरे खून से प्यार कैसे करेगी? फिर भी भेज दिया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरा बेटा मेरे कहने पर अपना व्यवहार निर्धारित करे। 20 साल का बच्चा इतना भी छोटा या नासमझ नहीं होता कि उसे रिश्तों के बारे में उंगली पकड़कर चलाया जाए। रिश्तों की समझ उसे उन रिश्तों के साथ जीकर ही आए तो वही ज्यादा अच्छा है। आज जितना मेरा है उतना ही वह अपनी दादी का भी है ना माँ? दादी तुमसे इतनी घृणा क्यों करती है? अमर ने अपना प्रश्न दोहराया। तुम दादी से ही पूछ लेते। यह प्रश्न मुझसे क्यों पूछ रहे हो? हंस पड़ी मैं, ये सोचकर कि 4-5 दिन अपनी दादी के साथ रहकर मेरा बेटा यही बटोर पाया था। अब समझी मैं कि अमर इतना चुप क्यों है। 5 दिन मैं वहां रहा था माँ। दादी ने जब भी आपसे संबंधित कोई बात की, उनकी जबान की मिठास कड़वाहट में बदलती रही। एक बार भी उनके मुंह से आपका नाम नहीं सुना मैंने। बुआ आई तो उन्होंने भी आपके बारे में कुछ नहीं पूछा। पिछले दिनों आप हॉस्पिटल में रही, आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ था, आपका हालचाल ही पूछ लेती एक बार। तुम पूछते ना उनसे, पूछा क्यों नहीं? तुम्हारे पापा से भी मैं अक्सर पूछती हूँ, पर वह भी कोई जवाब नहीं देते। मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि तुम्हारे पापा की पत्नी होना ही मेरा सबसे बड़ा दोष है। क्यों? क्या तुम्हारी शादी दादी की इच्छा के खिलाफ हुई थी? नहीं तो तुम्हारी दादी खुद गई थी मेरा रिश्ता मांगने, क्योंकि तुम्हारे पापा को मैं बहुत पसंद थी। क्या पापा ने अपनी माँ और बहन को मजबूर किया था विवाह के लिए? यह बात तुम अपने पापा से पूछना, क्योंकि कुछ प्रश्नों का उत्तर मेरे पास है ही नहीं। लेकिन ये सच है कि तुम्हारी दादी ने हमारे 22 साल के विवाहित जीवन में कभी मुझसे प्यार के दो मीठे बोल नहीं बोले। तुम तुम तो उनके साथ भी नहीं रहती हो जो गिले शिकवे की गुंजाइश उठती हो। जब भी हम घर आते हैं या दादी यहाँ आती हैं, वह आपसे ज़्यादा बात नहीं करती। हाँ, इतना ज़रूर है कि उनके आने से पापा का व्यवहार बहुत अटपटा सा हो जाता है। अच्छा नहीं लगता मुझे। इसीलिए इस बार मैं उनके साथ रहने चला गया था, ये सोचकर कि शायद मैं अकेला जाऊं तो उन्हें अच्छा लगे। तो कैसा लगा उन्हें? क्या अच्छा लगा तुम्हें उनका व्यवहार? माँ, उन्हें तो मैं भी अच्छा नहीं लगा। एक दिन मैंने इतना कह दिया था कि माँ भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी बनाती है, आप भी आज वैसी ही सब्जी बनाकर खिलाएं। मेरा इतना कहना था कि दादी को गुस्सा आ गया। डोंगी में पड़ी सब्जी उठाकर बाहर डस्टबिन में गिरा दी। भूखा ही उठना पड़ा मुझे।
रोटियां भी उठाकर फेंक दी। कहने लगी कि इतनी अच्छी लगती है माँ के हाथ की रोटी तो यहाँ क्या लेने आया है? जा, चला जा अपनी माँ के पास। हैरान रह गई थी मैं। एक 75 साल की बूढ़ी में इतनी जिद! बुरा तो लगा था मुझे, लेकिन मेरे लिए यह नई बात नहीं थी। क्या मैं अपनी माँ के हाथ के खाने की तारीफ भी नहीं कर सकता हूँ? आपका नाम लिया, उसका फल यह मिला कि मुझे पूरी रात भूखा रहना पड़ा। ऐसा क्यों माँ? मैं अपने बच्चे को उस क्यों का क्या जवाब देती? मन भर आया मेरा। मेरा बच्चा पूरी रात भूखा रहा, इस बात का अफसोस हुआ मुझे, मगर इतना संतोष भी हुआ कि मेरे सिवाय कोई और भी है जिसे मेरी ही तरह अपमानित करने उस बुढ़िया ने घर से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया था। इसका मतलब अमर इसी वजह से जल्दी वापस चला आया। मेरे साथ तो तेरी दादी का व्यवहार ऐसा ही है। डोली से निकली ही थी उस पल भी उन्होंने ऐसा ही व्यवहार किया था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बुआ से बस इतना ही कह दिया था कि दीदी जरा ममता को खिला देना, उसने रास्ते में कुछ नहीं खाया। पर भाई के शगुन करना तो दूर, माँ बेटी ने रोना पीटना शुरू कर दिया और उनके रोने धोने से घर आए तमाम मेहमान जमा हो गए थे। 22 साल पुरानी वह घटना आज फिर आंखों के सामने साकार हो उठी। भाभी, यह क्या पागलपन है? आते ही बहू को अपना यह क्या रूप दिखा रही हो? बेटे ने उसकी जरा सी चिंता करके ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो बेटा छिन जाने का रोना लेकर बैठी हो? घर घर माएँ हैं, घर घर बहनें हैं। तुम क्या अनोखी माँ बहन हो जो बहू का घर में पैर रखना ही तुमसे सहा नहीं जा रहा? हमारी माँ ने भी तो अपना सबसे लाडला बेटा तुम्हें सौंपा था। क्या उसने कभी ऐसा सुलूक किया था तुमसे जैसा तुम कर रही हो? पति की बुआ ने किसी तरह सब ठीक करने का प्रयास किया था। तब उनका वह रूप और आज का उनका यह रूप, उनकी जलन त्यों त्यों बढ़ती रही ज्यो ज्यो मेरे पति अपने परिवार में रखते रहे। हम साथ कभी नहीं रहे क्योंकि पति की नौकरी हमेशा बाहर की रही। लेकिन यह भी सच है, यदि साथ रहना पड़ता तो रह भी ना पाते। मेरी सूरत देखते ही उनका चेहरा यूं बिगड़ जाता है मानो कोई कड़वी दवा मुंह में घुल गई हो। अक्सर मैं सोचती हूँ कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा कि मैं एक बुरी बहू बनूं, मगर क्या करूं? मेरी बुराई इसी कड़वे सच में है कि मैं अपने पति की पत्नी बनकर ससुराल में चली आई थी। मेरा हर गुण, मेरी सारी अच्छाई उस पल एक काले आवरण से ढक सी गई जिस पल मैंने ससुराल की दहलीज पर पैर रखा था। मेरा दोष सिर्फ इतना सा रहा कि अमर के पिता को अमर की दादी मानसिक रूप से कभी अपने से अलग ही नहीं कर पाई। लाख सफल मान लूं मैं स्वयं को, मगर ससुराल में मैं सफल नहीं हो पाई। न अच्छी बहू बन सकी, न ही अच्छी भाभी। दादी अकेली संतान थी, न अपने घर में बुआ भी अकेली बहन। यही वजह है कि दादी और बुआ ने अपने खून के अलावा किसी को अपना नहीं माना। जो बेटे में हिस्सा बांटने चली आए वही दुश्मन बन गई। मैं भले ही उनका पोता हूँ, लेकिन तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मुझे भी अपना दुश्मन समझ लिया। माँ, दादी की मानसिकता ये है कि वह अपने प्यार का दायरा बड़ा करना तो दूर, उस दायरे में जरा सा रास्ता भी चाहती कि हम दोनों को उसमें प्रवेश मिल सके। वह न हमारी बनती हैं, न हमें अपना बनाती हैं। हम तुम भला कब तक बंद दरवाजे पर सिर फोड़ते रहेंगे? जाने दो उन्हें माँ, मत सोचो उनके बारे में। अगर हमारे नसीब में उनका प्यार नहीं है तो वह भी कम बदनसीब नहीं है ना। जिनके नसीब में हम दोनों ही नहीं, जिसे बदला न जा सके उसे स्वीकार लेना ही उचित है। वह वहाँ खुश, हम यहाँ खुश। सारी कहानी का सार मेरे सामने परोस दिया अमर ने। पहली बार लगा ससुराल में कोई साथी मिल गया है जो मेरी पीड़ा को जीता भी है और महसूस भी करता है। सब ठीक चल रहा था, फिर भी अमर उदास रहता था। मैं कुरेदती तो गर्दन हिला देता। मेरी एक सहेली के पति एक शाम हमारे घर आए तो सहसा मैंने अपने मन की बात उनसे कह दी। उनके बड़े भाई एक अच्छे मनोवैज्ञानिक हैं। भैया, आप अमर को किसी बहाने से उन्हें दिखा देंगे क्या? मैं कहूँगी तो शायद ना उसे अच्छा लगेगा, ना उसके पापा को। हर पल गुपचुप रहता है
उदास भी। उन्होंने आश्वासन दे दिया और जल्दी ही ऐसा संयोग भी बन गया कि मेरी उसी सहेली के घर पर कोई पारिवारिक समारोह था। परिवार सहित हम भी आमंत्रित थे। सभी परिवार आपस में खेल खेल रहे थे। कोई ताश, कोई कैरम। सहेली के जेठ भी वहीं थे, जो बड़ी देर तक अमर से बतियाते रहे थे और ताश भी खेलते रहे थे। उस दिन अमर खुश था, न कहीं उदासी थी, न चुप्पी। दूसरे दिन उनका फोन आया। मेरे पति से उनकी खुलकर बात हुई। मेरे पति चुप रह गए। क्या बात है? क्या कहा डॉक्टर साहब ने? कुछ देर तक मेरे पति मेरा चेहरा बड़े गौर से पढ़ते रहे, फिर कुछ सोचकर बोले, अमर अकेलेपन से पीड़ित है। उसके यार दोस्त दो दो तीन तीन भाई बहन हैं। उनके भरे पूरे परिवार को देखकर अमर को ऐसा लगता है कि एक वही है जो दुनिया में अकेला है। क्या कहती मैं? एक ही औलाद रखने की जिद भी मेरी ही थी। अब जो हो गया सो हो गया। बीता समय लौटाया तो नहीं जा सकता ना। शाम को अमर कॉलेज से आया तो मन हुआ उससे कुछ बात करूं। फिर सोचा, भला क्या बात करूं। माना माँ बेटे दोनों काफी हद तक दोस्त बनकर रहते हैं, फिर भी भाई बहन की कमी तो है ही। पति अपने काम में बिजी रहते हैं और मेरी अपनी सीमाएं हैं, जो नहीं है उसे पूरा कैसे करूं। अमर की हंसी धीरे धीरे और कम होने लगी थी। मैंने जोर देकर कुरेदा तो सहसा बोले, माँ, क्या मेरा कोई भाई बहन नहीं हो सकता? हैरान रह गई मैं। अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ मुझे। बड़े गौर से मैंने अपने बेटे की आंखों में देखा और कहा, तुम 20 साल के होने वाले हो। अमर, इस उम्र में अगर तुम्हारा कोई भाई आ गया तो लोग क्या कहेंगे? क्या शर्म नहीं आएगी तुम्हें? इसमें शर्म जैसी क्या है? अधूरा अधूरा सा लगता है मुझे अपना जीना। कमी लगती है घर में कोई बांटने वाला नहीं है, कोई मुझसे लेने वाला नहीं है। अकेले जी नहीं लगता मेरा। मैं हूं ना बेटा, मुझसे बात करो। मुझसे बांटो अपना सुख अपना दुख। हम अच्छे दोस्त हैं। आप तो मुझसे बड़ी हैं। आप तो सदा देती हैं मुझे। कोई ऐसा हो जो मुझसे मांगे। कोई ऐसा जिसे देखकर मुझे भी बड़े होने का एहसास हो। मैं स्वार्थी बनकर जीना नहीं चाहता। मैं अपनी दादी अपनी बुआ की तरह इतने छोटे दिल का मालिक नहीं बनना चाहता कि रिश्तों को लेकर निपट कंगाल रह जाऊं। मेरा अपना कौन होगा माँ? सुख दुख में मेरे काम कौन आएगा? 22 साल पुरानी वह घटना आज फिर आंखों के सामने साकार हो उठी। भाभी, यह क्या पागलपन है? आते ही बहू को अपना यह क्या रूप दिखा रही हो? तुम्हारे पापा हर सुख दुख में तुम्हारी बुआ के काम आते हैं ना। माँ की एक आवाज पर भागे चले आते हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी थी तब कौन आया था उनके पास? क्या दादी या बुआ आई थी यहाँ? मुझे किसने संभाला था? कौन था मेरे पास? रिश्तों के होते हुए भी क्या कभी तुमने हमारे परिवार को सुख दुख बांटते देखा है? उम्मीद करना मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है अमर। वही सुखी है जिसने कभी किसी से कोई उम्मीद नहीं की। जीवन की लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़नी पड़ती है और सुख दुख में काम आता है हमारा चरित्र, हमारा व्यवहार। किसी के बन जाओ या किसी को अपना बना लो। मैं 20 दिन अस्पताल में रही। कौन हमारा खाना पीना देखता रहा? क्या तुम नहीं जानते? हमारा आस पड़ोस, तुम्हारे पापा के दोस्त, मेरी सहेलियां, तुम्हारे दोस्त ने तो मुझे खून भी दिया है। जो लोग हमारे काम आए, क्या वे हमारे सगे संबंधी थे? बोलो। भाई बहन के ना होने से तुम्हारा दिल छोटा कैसे रह जाएगा? रिश्तों के होते हुए भी हमारा कौन सा काम हो गया जो तुम्हारा नहीं होगा? किसी की तरफ प्यार भरा ईमानदार हाथ बढ़ाकर देखना अमर, वही तुम्हारा हो जाएगा। प्यार बांटोगे तो प्यार मिलेगा। मुझे एक भाई चाहिए माँ। रोने लगा अमर। जिनके भाई हैं क्या उनका झगड़ा नहीं देखा तुमने? क्या वे सुखी हैं? हर घर का आज यही झगड़ा है। भाई ही भाई को सहना नहीं चाहता। किस मृग तृष्णा में हो? कल अगर तुम्हारा भाई तुम्हारा साथ छोड़कर चला जाएगा तो तुम्हें अकेले ही तो जीना होगा। अगर हमारी संपत्ति को लेकर ही तुम्हारा भाई तुमसे झगड़ा करेगा तब कहाँ जाएगी रिश्तेदारी, अपनापन, जिसके लिए आज तुम रो रहे हो? अमर, तुम्हारी अपनी संतान होगी, अपनी पत्नी, अपना घर, तब तुम अपने बच्चों के लिए करोगे या भाई के लिए? तुमसे 20 साल छोटा भाई तुम्हारे लिए औलाद के बराबर होगा। दोनों के बीच पिस जाओगे जिस तरह तुम्हारे पापा पिसते हैं। माँ के बिना
वजह की दुत्कार भी सहते हैं और बहन के ताने भी सहते हैं। अच्छा बेटा, अच्छा भाई बनने की पूरी कोशिश करते हैं तुम्हारे पापा, फिर भी उन्हें खुश नहीं कर सके। उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्हें अपनी पत्नी, अपने बच्चे से भी प्यार है, जो उनकी माँ बहन के गले नहीं उतरता। कल यही सब तुम्हारे साथ भी होगा। ज़रूरत से ज़्यादा प्यार भी इंसान को संकुचित और स्वार्थी बना देता है। तुम्हारी दादी और बुआ का तुम्हारे पापा के साथ हद से ज़्यादा प्यार ही सारी पीड़ा की जड़ है। और यह सब आज हर तीसरे घर में होता है, हमेशा से होता आया है। जिस दिन पराया खून प्यारा लगने लगेगा, उसी दिन सारे संताप समाप्त हो पाएंगे। शायद तुम्हारी पत्नी का खून मुझे पानी जैसा ना लगे। शायद मेरी बहू की पीड़ा पर मेरी भी नसें टूटने लगे। शायद वह मुझे तुमसे भी ज़्यादा प्यारी लगने लगे। इसी शायद के सहारे तो मैंने अपनी एक ही संतान रखने का निर्णय लिया था, ताकि मेरी ममता इतनी स्वार्थी न हो जाए कि बहू को ही नकार दे। मैं अपनी बेटी के सामने अपनी बहू का अपमान कभी न कर पाऊँ, इसीलिए तो बेटी को जन्म नहीं दिया। क्या तुम मेरे इस प्रयास को नकार दोगे अमर? आंखें फाड़कर अमर मेरा मुंह देखने लगा था। उसके पापा भी पता नहीं कब चले आए थे और चुपचाप मेरी बातें सुनकर मेरा चेहरा देख रहे थे। जिंदगी इसी का नाम है अमर। वे घर भी हैं जहाँ बहुएं दिन रात बुजुर्गों का अपमान करती हैं, और एक हमारा घर है जहाँ पहले दिन से मेरी सास मेरा अपमान कर रही है, जहाँ बेटी के तो सभी शगुन मनाए जाते हैं और बहू का मान सम्मान घर की नौकरानी से भी कम। बेटी का साम्राज्य घर के चप्पे चप्पे पर है और बहू 22 साल बाद भी अपनी नहीं हो सकी। आवेश में पता नहीं क्या क्या निकल गया था मेरे मुंह से। अमर के पापा चुप थे, अमर भी चुप था। मैं नहीं जानती वह क्या सोच रहा है। उसकी सोच कुछ भी शब्दों से बदल गई होगी। उसकी सोच कुछ ही शब्दों से बदल गई होगी, ऐसी उम्मीद भी नहीं की जा सकती। लेकिन यह सच मेरी समझ में जरूर आ गया है कि जीवन को नापने का सबका अपना अपना फीता होता है। जरूरी नहीं किसी के पैमाने में मेरा सच या मेरा झूठ पूरी तरह फिट बैठ जाए। मैंने अपने जीवन को उसी फीते से नापा है जो फीता मेरे अपनों ने मुझे दिया है। मैं यह कभी नहीं कह सकती कि अगर मेरी कोई बेटी होती तो मैं बहू को उसके सामने सदा अपमानित ही करती। हो सकता है मैं दोनों रिश्तों में एक उचित तालमेल बिठा लेती। हो सकता है मैं यह सच पहले से ही समझ जाती कि मेरा बुढ़ापा इसी पराये खून के साथ कटने वाला है, इसलिए प्यार पाने के लिए मुझे प्यार और सम्मान देना भी पड़ेगा। हो सकता है मैं एक अच्छी सास बनकर बहू को अपने घर और अपने मन में एक प्यारा सा मीठा सा कोना दे देती। हो सकता है मैं बेटी का स्थान बेटी को दे देती और बहू का लाड़ प्यार बहू को। होने को तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन जो वास्तव में हुआ वह यह कि मैंने अपनी दूसरी संतान कभी नहीं चाही, क्योंकि रिश्तों की भीड़ में रहकर भी अकेला रहना कितना तकलीफ देह है, यह मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है, जिसने ताउम्र रिश्तों को जिया नहीं सिर्फ ठोया है। खून के रिश्ते सिर्फ दाह संस्कार करने के काम ही नहीं, जीते जी भी चलाते हैं। तो बुरा क्या है अगर मनुष्य खून के रिश्तों से आज़ाद अकेला रहे, प्यार करे, प्यार बांटे, किसी को अपना बनाए, किसी का बने, बिना किसी पर कोई अधिकार जमाए, सिर्फ दोस्त ही बनाए। ऐसे दोस्त जिनसे कभी कोई बंटवारा नहीं होता, जिनसे कभी अधिकार का रोना नहीं रोया जाता, जो कभी दिल नहीं जलाते, जिनके प्यार और अपनत्व की चाह में जीवन एक मृग तृष्णा नहीं बन जाता। तुम्हारे पापा हर सुख दुख में तुम्हारी बुआ के काम आते हैं ना। माँ की एक आवाज़ पर भागे चले जाते हैं, लेकिन जब उनकी पत्नी हॉस्पिटल में पड़ी थी तब कौन आया था उनके काम? तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।